60 तक। और आर्टिकल 20 का संबंध, भाग 20 का संबंध किससे है? आर्टिकल 368। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान संशोधन 38B के माध्यम से ओबीसी कमीशन की स्थापना की गई, ये तो ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, आर्टिकल 338B में हम ये बोले कि ओबीसी को परिभाषित करने का अधिकार किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास। मतलब राष्ट्रपति ये तय ऑनलाइन हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। शिक्षा इंस्टीट्यूट आपके लिए सीजीपीएससी के एग्ज़ाम तक एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेके आ रहा है। ठीक है, जीएस के जितने भी पेपर होंगे, साथ साथ छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के जितने होंगे सीजीपीएससी में, हम सीजीपीएससी के जो सिलेबस होगा प्री का, उसको हम एमसीक्यू पैटर्न के माध्यम से आप तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको हर हफ्ते मिलते रहेगा। ठीक है, तो उसी क्रम में पहला वीडियो मैं आपके सामने संविधान का ला रहा हूँ, आइए देखते हैं। ठीक है, हाँ, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? पहला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका द्वारा जारी, न्यायपालिका रिट जारी करती है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। बंदी प्रत्यक्ष, पहले दिखा रिट और ये अर्थ, रिट और उसका अर्थ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्ति को प्रस्तुत करना। परमादेश हो गया, आदेश देना। प्रतिषेध हो गया, प्रमाणित करना। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से। और उत्प्रेषण हो गया, वर्जित करना। ठीक है, और नीचे इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि भैया कौन सा सही है बताइए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, पहले तो रिट के बारे में कुछ चीज समझते हैं। जो रिट होता है, ठीक है, सामान्य तौर पे रिट इशू करने का अधिकार किसके किसके पास है? रिट इशू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है रिट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को रिट इशू करने का अधिकार कहां से प्राप्त होता है? तो पार्लियामेंट से यह अधिकार उसको प्राप्त होता है। पार्लियामेंट या हमारी जो संसद है, संसद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार देती है कि भैया आप रिट इशू कर सकते हो। ठीक है, अब सिर्फ क्या भारत देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बस रिट इशू करती है? बिल्कुल, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही क्या करती है? रिट इशू करती है। ठीक है, क्या किसी अन्य न्यायालय को संसद द्वारा यह अधिकार दिया जा सकता है? तो बिल्कुल दिया जा सकता है ये अधिकार। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस विषय में रिट इशू करती है? तो फंडामेंटल राइट के विषय में रिट इशू करती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट के विषय में रिट इशू करती है। और अगर बात की जाए हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के विषय में भी रिट इशू करती है और अदर मैटर में भी क्या कर सकती है? रिट इशू कर सकती है। तो ये जब देखते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि रिट के विषय में हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र थोड़ा सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। ठीक है, और अगर बात की जाए अनुच्छेद की, तो आर्टिकल 32 के तहत रिट इशू करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। और आर्टिकल 226 के तहत रिट इशू करने का अधिकार किसके पास है? हाई कोर्ट के पास प्राप्त है। ठीक है, अब प्रश्न में आते हैं। तो ये 5 प्रकार के रिट के बारे में बताया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा रिट है परमादेश। ठीक है, परमादेश। उसके बाद क्या है? प्रतिषेध। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, परमादेश किसको बोलते हैं? मैंडामस को बोलते हैं। ठीक है, प्रतिषेध किसको बोलते हैं? प्रोहिबिशन को बोलते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन को बोलते हैं। ठीक है, अधिकार परीक्षा किसको बोलते हैं? क्यो वारंटो। और उत्प्रेषण किसको बोलते हैं? क्यो वारंटो को। अधिकार परीक्षा किसको बोलते हैं? सर्टियोरी को। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि व्यक्ति को प्रस्तुत करो। ठीक है, तो ये तो भैया इसका अर्थ बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, मैंडामस। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बताया है। उसके बाद बोलता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का क्या मतलब होता है? प्रमाणित करना। तो ये अर्थ बिल्कुल नहीं होता। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रुकना, प्रोहिबिट करना किसी चीज के लिए। ठीक है, अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से? ये भी बिल्कुल सही है। और उत्प्रेषण का क्या मतलब होता है? अपने पास बुलाना। मतलब जो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों से अगर कोई मैटर को अपने पास बुलाना चाहती है तो उसके लिए किसका यूज करेगी? उत्प्रेषण का, सर्टियोरी का। ठीक है, तो वर्जित करना, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कितने आंसर सही है इसमें? केवल 2 सही है, केवल 3, केवल 4। और नीचे क्या लिखा है?
उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें कितने सही हैं। एक ये सही है, ये सही है परमादेश, ठीक है, और ये तो कितने सही हैं, केवल 3। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 3 सही है। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं, किसी निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पहली बार इस क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि हम सबको पता है बच्चों कि संविधान का निर्माण किसके माध्यम से किया गया है, संविधान सभा के नाम माध्यम से, संविधान सभा के माध्यम से। ठीक है, संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है, संविधान सभा में कुल, ठीक है, संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे कुल। ठीक है, जिसमें से 292 मेंबर जो होते थे वो किससे संबंधित थे, ब्रिटिश इंडिया से। ठीक है, और 93 मेंबर किससे संबंधित थे, प्रिंसली स्टेट से, प्रिंसली स्टेट या देसी रियासत से। ठीक है, और 4 सदस्य जो होते थे वो किससे संबंधित होते थे, चीफ कमिश्नरी। किससे संबंधित थे, चीफ कमिश्नरी से। ठीक है, और 292 और 4 मतलब टोटल 296 मेंबर के लिए क्या होता था, चुनाव होता था, चुनाव हुआ था। और ये सदस्य क्या होते थे, नॉमिनेटेड होते थे, नॉमिनेटेड होते थे। और इनको नॉमिनेटेड करता कौन था बच्चों, देसी रियासत के राजा जो रहते थे वो करते थे। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, ठीक है, भारत के संविधान का निर्माण का जो प्रस्ताव था, ठीक है, वो सर्वप्रथम पहली बार किसके द्वारा बनाया गया था। तो आपको पता है कि एक तो हमारी जो संविधान सभा है वो किसके माध्यम से बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन के माध्यम से बनाई गई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया और संविधान सभा के माध्यम से ये प्रस्ताव को डिजाइन किया। ठीक है, लेकिन 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 हमको ये ऑप्शन को चेक करना है, यही काम करता है पीएससी भी हमारे साथ। ठीक है, क्या देखो क्या बोल रहा है, साइमन कमीशन, भारत शासन अधिनियम 1995, मतलब ये दोनों तो सरासर गलत हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। हमको पता है 1946 में क्या आया, कैबिनेट मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और 1942 में क्या आया, क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो अपना प्रस्ताव लाया था उसमें वो पहली बार ये बोला था कि संविधान सभा बनी जाएगी जो कि निर्वाचित होगी, और उसी निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्रिप्स मिशन में एक और बात बोली गई थी कि देसी रियासतों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो चाहे तो भारत संघ का हिस्सा हो जाए या भारत संघ से इतर हो जाए, चाहे तो भारत संघ के संविधान को अडॉप्ट कर लें या नहीं तो अपना संविधान स्वयं बना ले। ठीक है, तो ये भारत के नेताओं को या भारत को कभी स्वीकार नहीं था, इसलिए हम क्रिप्स मिशन क्या हो गया था, भारत में फेल हो गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, और 1946 का कैबिनेट मिशन को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सर्वप्रथम, क्या बोला है, सर्वप्रथम, ये देखो सर्वप्रथम शब्द का यूज किया गया। सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया था, ये जो प्रस्ताव था कि संविधान सभा के माध्यम से ही संविधान का निर्माण हो और निर्वाचित संविधान सभा हो, ये कौन बोला था, क्रिप्स मिशन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्रिप्स मिशन। ठीक है, चलो आगे बढ़े, समझ में आया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में दोगे, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि जो संविधान सभा है, ठीक है, संविधान सभा है हमारी, तो संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण होगा, तो संविधान के निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी हमको पहली बार कब मिली थी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दूं, संविधान के निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी अंग्रेजों से हमको पहली बार कब प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए आंसर दीजिएगा। यह प्रश्न क्या बोल रहा है भैया, भारतीय संविधान का भाग 20 पार्ट 20 खालिस्तान से संबंधित है। ठीक, चलो देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में आपको पता है कि जो हमारा संविधान है, संविधान है उसमें अगर बात किया जाए पार्ट के, पार्ट मतलब भाग, कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, आर्टिकल की अगर बात किया जाए तो कितने आर्टिकल है या कितने अनुच्छेद हैं, तो
5 क्या है हमारे पास, अनुच्छेद है, ठीक है। और कितनी अनुसूचियां हैं या कितने शेड्यूल हैं, तो कितने शेड्यूल हैं, अनुसूचियां कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। इन 395 अनुच्छेदों को आगे बढ़ा के अभी 420 तक पहुंच गए हैं और इसमें अपन 25 मतलब कुछ 3 अलग अलग भाग अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किए गए हैं। लेकिन बेसिकली हमारे पास टोटल कितना है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और शेड्यूल कितना है, 12 है। अच्छा, आप मेरे को एक चीज बताइए, शेड्यूल किसको बोलते हैं? मतलब हमारे पास पार्ट है, आर्टिकल है, तो शेड्यूल की जरूरत क्यों पड़ गई हमको, ठीक है। तो शेड्यूल का अर्थ क्या है मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है। ये भी आप मेरे को कहां बताओगे, कमेंट में। तो थोड़ा क्लास अगर इंटरेक्टिव होगी तब तो मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब ये प्रश्न में हमको क्या बोल रहे हैं, भारतीय संविधान का भाग 20 खालिस्तान से संबंधित है, ठीक है। तो संविधान सबसे पहले क्या बोल रहा है, संविधान का संशोधन, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, प्रकीर्ण, ठीक है, या मिसलेनियस या अदर प्रोविजन और राजभाषा, ठीक है। तो इसको अगर एक एक करके देखोगे तो आप संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किसमें की गई है, भाग 20 में की गई है, ठीक है। मतलब पार्ट 20 किसके बारे में बात करता है, संविधान संशोधन के बारे में बात करता है, ठीक है। आपातकालीन जो प्रावधान है वो किसके बारे में बात करते हैं, भाग मतलब आपातकालीन प्रावधानों का जिक्र किसमें किया गया है, भाग 18 में, ठीक है। और प्रकीर्ण का जिक्र किसमें किया गया है, भाग 19 में। किसमें किया गया है, भाग 19 में, ठीक है। और राजभाषा का उल्लेख किसमें किया गया है बच्चों, भाग 17 में, ठीक है। राजभाषा का उल्लेख किसमें किया गया है, भाग 17 में। यहां अगर मैं एक चीज अपन पॉइंट आउट करते हैं बच्चों, ठीक है। यहां अगर अपन को एक अपन देखते हैं कि भाग 20 जो है, ठीक है, जो किससे संबंधित है, भारत के संविधान संशोधन से, उसमें कौन सा आर्टिकल कवर होता है, आर्टिकल 368 आर्टिकल 368। और आपातकालीन प्रावधान जो भाग 18 है उसमें कौन सा आर्टिकल कवर होता है, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक, ठीक है, 352 से 360 तक। उसके बाद भाग 19 जो प्रकीर्ण या मिसलेनियस के बारे में बात करता है, विविध के बारे में बात करता है, वो उसमें कवर होता है आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक, ठीक है। और भाग 17 किसके बारे में बात करता है, राजभाषा के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 343 से लेकर चालू होता है, ये कहां तक जाता है, आर्टिकल 351 तक, ठीक है। तो भाग 17 का संबंध कौन से आर्टिकल से है, 343 से लेकर 351 तक। भाग 19 का संबंध किससे है, आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। और भाग 18 का संबंध किससे है, आर्टिकल 352 से 360 तक। और आर्टिकल 20 का संबंध, भाग 20 का संबंध किससे है, आर्टिकल 368, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संविधान संशोधन से, ठीक है। भाग 20 का संबंध किससे, संविधान संशोधन से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा भैया, ये क्या बोल रहा है, 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा क्या परिवर्तन किए गए थे, ठीक। अब पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उससे क्या परिवर्तन किया गया ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें पहला ऑप्शन दिया है, अनुच्छेद या आर्टिकल 31B को सम्मिलित किया गया, पहला। दूसरा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटाया गया, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। पहली बात मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहला जो संविधान संशोधन किया गया था वो किया गया था 1951 में, ठीक है, 1951 में, ठीक है। 1951 में पहले संविधान संशोधन करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमको यह समझ में आया कि देश की सबसे बड़ी समस्या, लाइट गोल हो गई भाई साहब, चलो लाइट आ गया भैया। 1951
कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा क्या परिवर्तन किया गया था। अनुच्छेद 31B को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटाया गया था। ठीक है, ऊपरी जनसंख्या सीमा को, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और संपत्ति के अधिकार को प्रतिबंध लगाया गया था। देखो, सबसे पहले हमको क्या समझना है इसमें, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। क्यों हुआ था? ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि जो पहला संविधान संशोधन करना पड़ा? पहला संविधान संशोधन की परिस्थितियां ये थी बच्चों कि जब हम देश के रूप में संगठित हुए या हम आज़ाद हुए, तो हमको एक नए देश की संरचना स्थापित करनी थी। ठीक है, एक नए देश का विकास करना था। जैसे कोई बालक का जन्म होता है वैसे ही हमारे देश का जन्म हुआ था। ठीक है, और हमारे पेरेंट जैसे बालक का विकास करते हैं, जब हम बच्चे थे हमारा विकास किए, हमारा सही हमारा गलत समझते हैं वो, कुछ निर्णय माता पिता के बचपन में हमको अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम सही होते हैं। वैसे ही जब देश के रूप में हम गठित हुए या हमारा विकास हुआ या हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से, तो उस टाइम हमको ये समझ में आया कि देश को अगर विकसित करना है, ठीक है, या विकास की गति को तेज करना है देश में, तो पहला चीज़ होना पड़ेगा कि हमारे हर नागरिकों के पास आय का स्रोत हो। ठीक है, और आय का स्रोत क्या है? तो ज़मीन है, ताकि वो खेती कर सके। ठीक है, एकाएक इंडस्ट्री तो लग नहीं सकती, औद्योगिक क्रांति तो हो नहीं सकती हमारे देश में। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या संसाधन है कि हमारे लोग ट्रेंड है क्या चीज़ करने के लिए? खेती करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले खेती करवाते हैं उन लोग से, फिर समय के साथ साथ क्या होगा, औद्योगिक क्रांति भी होगी, सर्विस सेक्टर में भी जाएंगे हम। तो अब जमीन रहेगा तब तो लोग खेती करेंगे। ठीक है, अब आज़ाद हुआ कहीं और देश से ज़मीन खरीद लो, ऐसा तो नहीं कर सकते थे। ज़मीन तो सीमित है हमारे पास। ठीक है, जो हमारी भौगोलिक संरचना है उसी के अंदर जो ज़मीन है हमारे पास, उसमें हमको अपने लोगों से खेती करवाना था। लेकिन भूमि का जो आवंटन है हमारे देश में वो थोड़ा अजीब था। ठीक है, मतलब 10% लोगों के पास 90% ज़मीन और 90% लोगों के पास 10% ज़मीन, ये भूमि आवंटन की स्थिति थी हमारे देश में। ठीक है, तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया। लेकिन लैंड रिफॉर्म एक्ट जब आया देश में, तो हमारे पास एक ये समस्या थी कि आर्टिकल 31 जो था, ठीक है, आर्टिकल 31 जो था, राइट टू कैपिटल, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, राइट टू कैपिटल। अब ये राइट टू जो कैपिटल था वो प्रोटेक्ट करता था जमीनों को कि सरकार कोई भी नीतियां या कोई भी नियम या कोई भी कानून लाके आपकी जमीन आपसे नहीं छीन सकती। ठीक है, और ये एक प्रकार का कैसा अधिकार था? फंडामेंटल राइट था, जिसको नागरिकों से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लड़ाई इसी से चालू हुई। तो हम क्या किए, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 31 जो संपत्ति को प्रोटेक्ट करता था उसमें ए और बी जोड़े। क्या जोड़े? आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31A जोड़े और आर्टिकल 31B जोड़े। आर्टिकल 31A में बोला गया कि सरकार को अगर लोक महत्व के विषय के लिए भूमि की आवश्यकता है तो वो क्या कर सकती है? अधिग्रहण कर सकती है, लैंड का एक्विजिशन कर सकती है वो। ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति से भूमि का अधिग्रहण किया जाए उसको आपको मुआवजा देना पड़ेगा। कितना? 2 गुना रेट का, 2 गुना आपको उसको क्या देना पड़ेगा? मुआवजा। और आर्टिकल 31 में भी ये बोला गया कि एक जोड़ा गया शेड्यूल 9, और ये बोला गया कि यदि किसी कानून को शेड्यूल 9 में शामिल कर दिया जाता है, यदि किसी कानून को शेड्यूल 9 में शामिल कर दिया जाता है और उस कानून से फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो भी उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब यह बोला गया कि अगर किसी कानून को शेड्यूल 9 या अनुसूची 9 में शामिल कर दिया गया तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वो कानून मौलिक अधिकार का ही हनन क्यों ना कर रहा हो। ठीक है, तो पहले संविधान संशोधन के माध्यम से हम क्या किए थे? अनुच्छेद या आर्टिकल 31B को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र का संबंध तो 11वें संविधान संशोधन से है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का संबंध 7वां संविधान संशोधन 1957 से है।
ठीक है। उसके बाद संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने जैसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। हाँ, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से हम जो आर्टिकल 31 था, जो उस टाइम क्या था, फंडामेंटल राइट, उसको अपन किस में कन्वर्ट कर दिए, लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिए। और आर्टिकल 31 को अपन सीधे कहां भेजे, 300A में भेजे। कहां भेजे, आर्टिकल 300A में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया, ठीक है, संविधान को कब अपनाया, तो इसमें आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। 26 नवंबर 1949 को। हमेशा याद रखिएगा, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे संविधान सभा को कब अपनाया, ठीक है, तो अपनाने की जो तारीख है बच्चों वो दो है। एक तो आंशिक रूप से, और एक तो पूर्ण रूप से, ठीक है। आंशिक रूप से कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ हमारा संविधान, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से अपनाए हम, और आंशिक रूप से कब अपनाए, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जब हमारी प्रस्तावना तैयार हुई तो हम क्या किए, उसमें क्या लिखे, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अपनी इस संविधान सभा के माध्यम से संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। तो कब अपनाए गए हम, 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकार परीक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है। अधिकार परीक्षा मैं आपको बताया था एक प्रकार का क्या है, रिट है। क्या है, एक प्रकार का अधिकार परीक्षा, क्या है एक प्रकार का, अधिकार परीक्षा क्या है, एक प्रकार का रिट है, ठीक है, रिट है। और ये जो रिट है, रिट के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 32 में। अगर वो रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर रहा है तो, अगर हाई कोर्ट जारी कर रहा है तो आर्टिकल 226 में। और रिट में ये बोल रहा है किस अधिकार से, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन देखिए, इसे निजी कार्यालय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो भाई सरासर गलत है, कोई भी रिट किसी भी निजी कार्यालय में के खिलाफ अब जारी नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, यह रिट पीड़ित व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों को निवारण की मांग करने का अधिकार देता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय यह रिट किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध कब्जा को रोकने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है, यह भी सही है, ठीक है। यह मंत्री स्तरीय कार्यालय के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता, ये भी क्या है, पूरी तरीके से सही है। तो इसमें हमसे पूछा क्या है, क्या सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, किसी निजी व्यक्ति से आप ये नहीं पूछोगे कि अधिकार परीक्षा, ठीक है। भारतीय संविधान की मूल संरचना से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, मिनर्वा मिल्स, ठीक है, केशवानंद भारती, इंदिरा नेहरू गांधी केस, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, बुनियादी ढांचे के तत्वों की घोषणा की गई, मामला मिनर्वा मिल्स केस हो गया, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन, ठीक है। केशवानंद भारती हो गया संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। इंदिरा गांधी केस हो गया व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, केवल एक सही है, केवल 2-3 सही है, केवल 3 सही है, केवल 1-2 सही है। तो देखते हैं क्या, सबसे पहले हमको समझना है कि जो हमारा मिनर्वा मिल्स केस है, ठीक है, मिनर्वा मिल्स का जो केस हुआ था उसका संबंध किससे था, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य से। हुआ ये कि मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 में, ठीक है, और ये केशवानंद भारती वाद था 1973 का, ठीक है। 1973 में मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर का, और ये बोला गया कि संसद कोई भी ना कानून बना के बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकता, या संविधान में संशोधन तो कर सकता है लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकता।
उसी को स्थापित करने का काम किसने किया था? मिनर्वा मिल्स वाद ने। कब? इसको क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन। अगर ये पूरे विवाद को आपको समझना है तो मेरा एक 50 मिनट का वीडियो है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, एक बार जरूर उस को देखें, ठीक है। केशवानंद भारती मामला क्या है? संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई, ठीक है, ये भी सही है। इंदिरा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्यों का विभाजन कब किया गया? ठीक है, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक, ठीक है, और प्रशासनिक कार्यों का विभाजन कब किया गया? 1984 के अधिनियम से, ठीक है। 1984 में कौन सा अधिनियम आया था बच्चों? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, ठीक है, और 1600 में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की भी इसके साथ स्थापना हुई, जिसको अपन प्यार से अभी क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये ड्यूटी दी गई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या करेगी? उसके बारे में सूचना देती रहेगी, ठीक है। और इसके साथ ही अपन किसको लेके, अब कंपनी के कार्यों को देखने के लिए 1773 में क्या लेके आए हम? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का बैकग्राउंड में बहुत सारे कारण थे हमारे पास, ठीक है। बुद्धिजीवी वर्ग असंतुष्ट थे कंपनी से, ठीक है, क्यों? और वो क्या कर रहे थे कि यहाँ से पैसा ले जाके वहाँ के पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करना चालू कर दिए थे, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन भी उनसे भयभीत हो गई थी कि ये राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं पैसे के दम पे, ठीक है। दूसरा और या तीसरा कारण जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, ठीक है। अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होगी, ब्रिटेन का मार्केट तो उतना बड़ा नहीं है, तो उनको अपने माल को खपाना है, तो उनको नए बाजार की खोज थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब वहाँ जाते थे तो वहाँ के व्यापारी को लगता था कि इतना पैसा है इंडिया में कि लोग इतना कमा कमा के ला रहे हैं और हमको वहाँ व्यापार करने की छूट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो वो कोशिश करते थे कि ईस्ट इंडिया के खिलाफ एक षड्यंत्र टाइप का प्लान किया जाए, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर मिलकर रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में 1773 में सामने आए। लेकिन जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को कब विभाजित किया गया, तो कब विभाजित किया गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और पिट्स इंडिया एक्ट में हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो बॉडी के रूप में काम किए और बोले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? व्यापारिक कार्य को देखेगा, व्यापारिक कार्यों को की निगरानी करेगा, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी के प्रशासनिक कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, उनको निगरानी करेगा। क्योंकि हमको पता है कि कंपनी के पास 1765 में दीवानी अधिकार भी आ गए थे, दीवानी अधिकार भी आ गए थे। अब कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, प्रशासन में भी उसका इंटरफेरेंस क्या हो रहा था? बढ़ते जा रहा था, ठीक है। चलिए अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से इतना ही चर्चा करते हैं, आगे जो समय के साथ साथ जो क्वेश्चन आते जाएगा उसमें और इलिबरेट करते जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 8वां का डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। क्या बोल रहे हैं भैया? प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल, ठीक है। अब इसमें बोला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना वस्तुनिष्ठ संकल्पना पर आधारित है। किस पे आधारित है भाई? वस्तुनिष्ठ संकल्पना पर आधारित है, ठीक है। प्रस्तावना में कहा गया है कि यह भारत के लोगों से अपने अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। अब सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, दो और ये पता नहीं, एक और दो दोनों गलत है। इसको सबसे पहले समझो कि भारत की जो प्रस्तावना है मतलब प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, वो वस्तुनिष्ठ संकल्पना मतलब ऑब्जेक्टिव मोशन की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सबको पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी उस प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। और तीसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मोशन या वस्तुनिष्ठ संकल्पना जो इसमें लिखा है, ऑब्जेक्टिव मोशन कब? 11 दिसंबर
1946 को कौन प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये पहली चीज तो सही है कि संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना वस्तुनिष्ठ संकल्पना पर आधारित है, ऑब्जेक्टिव मोशन पर आधारित है। ठीक है, प्रस्तावना में कहा गया है कि यह भारत के लोगों से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो भाई प्रस्तावना की पहली लाइन है हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सब जो लाइन लिखी गई है उसमें जो पहली लाइन है हम भारत के लोग, ठीक है, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, वो क्या करेंगे? भारत के जो संविधान को शक्ति कहां से मिलेगी? भारत के लोगों से ही मिलेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ए और दो दोनों सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, ठीक है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है? ठीक है, क्या बताना? विधायी शक्ति नहीं है। क्या क्या है भैया? संसद के सत्र को बुलाना। ठीक है, सत्र का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले संसद में, ठीक है, संसद में संसद को परिभाषित किसमें किया गया है? आर्टिकल 79। और संसद को परिभाषित करते हुए बोला गया कि संसद में एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी और एक क्या होंगे? राष्ट्रपति होंगे, और ये तीनों मिलकर संसद का गठन करेंगे। और लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया, राज्यसभा का उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 80 में किया गया, और राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 52 में किया गया। ठीक है, हमारा प्रश्न ये है कि संसद का सत्र बुलाने के लिए मतलब राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, तो संसद का सत्र कितने सत्रों में बटा होता है संसद? तो आपको पता है कि एक तो होता है उसका बजट सत्र, ठीक है, दूसरा क्या होता है उसका? मानसून सत्र, और तीसरा उसका क्या होता है? शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक है, बजट सत्र 4 महीनों का होता है, जो फरवरी से स्टार्ट होके कहां तक जाता है? मई तक जाता है, मई तक जाता है। मानसून सत्र कितने का रहता है? 3 मंथ का रहता है, जो जून से स्टार्ट होके, जुलाई से स्टार्ट होके कहां तक जाता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जाता है। ठीक है, अक्टूबर का रेस्ट के बाद जो शीतकालीन सत्र है 2 मंथ का होता है, और वो नवंबर टू दिसंबर चलता है। ठीक है, तो ये 3 सत्र में संसद बुलाया जाता है देश में। यहां हमको याद रखना है कि संसद की जो बैठक होगी वो मिनिमम 2 बार करना आवश्यक है, मतलब 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता। ठीक है, 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता। और संसद का सत्र बुलाने के लिए संसद का सत्र स्थगित करना, ठीक है, संसद की बैठकें स्थापित करना और अध्यादेश को प्रख्यापित करना, मतलब अध्यादेश जारी करना। ठीक है, तो संसद का जो सत्र बुलाया जाता है, संसद का जो सत्र बुलाया जा रहा है, ठीक है, संसद का जो सत्र बुलाता है वो कौन बुलाता है? सबसे पहले तो राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के सत्र को स्थगित करना, संसद के सत्र को स्थगित कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और संसद की बैठकों को स्थगित कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। यदि बैठक कहां हो रही है? लोकसभा में हो रही है। यदि बैठक लोकसभा में हो रही है तो लोकसभा का अध्यक्ष, यदि बैठक राज्यसभा में हो रही है तो राज्यसभा में हो रही है तो उसका सभापति बैठक को क्या करेगा? स्थगित करेगा। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत किसके पास रहती है बच्चों? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अब सत्र बुलाने का संबंध है या स्थगित करने का संबंध है? देखो, संसद के सत्र को स्थगित करना और बैठक को स्थगित करना दोनों अलग अलग चीज है। बैठक मतलब कोई क्लास चल रही है, जैसे मान के चलो ऑनलाइन हमारी आपकी एक क्लास चल रही है, ठीक है, आप कमेंट कर करके परेशान कर दिए मेरे को, तो मैं शिक्षा इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो क्या मैं शिक्षा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से पूछने जाऊं कि ये क्लास को खत्म करूं कि नहीं? भाई मैं मतलब असमंजस में हूं, मतलब मेरे को आप पढ़ाने नहीं दे रहे हो, तो मैं यहां स्टॉप कर दूंगा क्लास।
ठीक है। लेकिन अगर मेरे को हमेशा के लिए पढ़ाना बंद करना हो या इस सेशन की क्लास नहीं लेना हो तो उसके लिए मेरे को डायरेक्टर के पास जरूर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हमको समझ में आता है कि अच्छा, संसद के सत्र को बुलाना, संसद के सत्र को स्थगित करना और लोकसभा को विघटित करना, लोकसभा को विघटित करना मतलब क्या समझते हैं? डिसॉल्व करना। हमेशा याद रखिएगा, लोकसभा विघटित होती है, राज्यसभा विघटित नहीं होती। लोकसभा राज्यसभा दोनों को आहूत जरूर किया जाता है, लेकिन विघटित सिर्फ क्या कौन होती है? लोकसभा होती है, ठीक है। और यह विघटित करने का अधिकार भी किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास रहता है। और ये तीनों बातों का उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 85 में किया गया है। किसमें किया गया? आर्टिकल 85 में किया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? विधायी शक्ति नहीं है। कौन सी नहीं है भाई? ये तो राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है ना, ये करते नहीं, तो ये क्या आंसर सी होगा इसका, ठीक। ये 11वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। 102वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ओबीसी जारी तय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। 102वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ओबीसी की जाति तय करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 105वां संशोधन अधिनियम बना, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन के लिए 105वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। 105वां संविधान संशोधन के बाद राज्यों को ओबीसी तय करने का अधिकार मिला, ठीक। इसका पूरा बैकग्राउंड समझते हैं बच्चों। देखो, ये क्वेश्चन मैं इसलिए ऐड किया क्योंकि वर्तमान में नारी शक्ति वंदना अधिनियम आया है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम अपने संविधान में क्या किए हैं? 106वां संविधान संशोधन किए हैं, ठीक है। और महिलाओं को 33% का आरक्षण दिए हैं, जो कि डिलिमिटेशन का जब प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, ठीक है, तब से हम महिलाओं को मिलना चालू होगा, ठीक है। तो संविधान संशोधन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हमको समझना है, जब 102वां संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है, 102वां संविधान संशोधन लाया गया, कब लाया गया? 2018 में। कब लाया गया? 2018 में, ठीक है। तो 2018 में लाया गया और एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 338B। क्या ऐड किया गया? आर्टिकल 338B। आर्टिकल 338A, देखो, आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338A, ठीक है। तो आर्टिकल 338 बोलता है एससी कमीशन के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 338A बात करता है एसटी कमीशन के बारे में, और आर्टिकल 338B बात करता है एससी ओबीसी कमीशन के बारे में। और आर्टिकल 338B किसके माध्यम से जोड़ा गया? 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। और आर्टिकल 338B के माध्यम से ओबीसी कमीशन की स्थापना की गई, ये तो ठीक है। उसके बाद हुआ क्या? आर्टिकल 338B में हम ये बोले कि ओबीसी को परिभाषित करने का अधिकार किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास। मतलब राष्ट्रपति ये तय करेंगे और उसका जनगणना करवाएंगे कि कौन ओबीसी है, ठीक है। ये तय करने का अधिकार किसके पास था? राष्ट्रपति के पास था, ठीक है। अब हुआ क्या? ये अधिकार हम किसको दे दिए? राष्ट्रपति को दे दिए कि भैया आप बताओ राष्ट्रपति कौन होंगे। लेकिन समय के साथ हमको ये महसूस होने लगा कि भाई, और अगर आपको समाज में बदलाव लाना है तो आपको कुछ कड़े कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, ठीक है। मैं सामान्य वर्ग से संबंधित हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो कड़वी गोलियां तो खानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व या वर्ग की जनसंख्या 60 से 65% है, ठीक है, तो उनका नियुक्तियों में एक सम्मानजनक स्थान तो होना चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो नियुक्तियां होती है उसमें अपनी जनसंख्या से ज़्यादा स्थान मिलता है ओबीसीओं को, लेकिन वो अपनी योग्यता से लाते हैं, ठीक है। और लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं देश के, ठीक है, जहां ओबीसी उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं नियुक्तियों में, ठीक है। तो एक
एक ऐसी व्यवस्था बने कि जिसकी जनसंख्या 60-63% है, जिसमें लगभग 6300-6400 जातियां शामिल होती है, उनको नियुक्तियों में एक सम्मानजनक आरक्षण तो मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि मिनिमम 27% है, और वो न्यायपालिका या संसद के ऊपर को तय करना चाहिए कि वो आरक्षण कितना होना चाहिए, ठीक है, सभी के हितों को ध्यान में रख के, ठीक है। तो जो 2वां संविधान 100, अब क्या हुआ, ओबीसी की ये मांग होने लगी, राज्यों से ये मांग आने लगी कि भाई राष्ट्रपति तय करेंगे, तो ये क्या होता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है। जैसे मेरे को अगर छत्तीसगढ़ में ओबीसी कितने हैं पता करना है, तो मैं क्या करूं, ठीक है, मेरे पास तो कोई शक्ति ही नहीं है ओबीसी के जाति का को निर्धारित करने की, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लेके आए, 105वां संविधान संशोधन लेके आए, ठीक है, 105वां संविधान संशोधन लेके आए, और 105वें संविधान संशोधन से हम राज्यों को ये बोले कि आप बताइए आपके राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन से हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास कौन से, ठीक है। तो अब इस कहानी को जब आपको मैं बता चुका हूं, तब इस स्टेटमेंट को देखते हैं। 102वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ओबीसी जाति तय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास था, बिल्कुल सही है, ये सही है कि नहीं, सही है बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 105वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, ठीक है, मतलब 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो था वही क्या बना, 105वां। देखो, कोई भी अधिनियम पास होता है तो पहले वो विधेयक के रूप में रहता है, ठीक है। तो विधेयक जो है 127वां था, और अधिनियम कितना बना, 105। मतलब इसको ऐसे समझो, जितने बार संविधान संशोधन करने का प्रयास किया गया उसको क्या बोला जाता है, विधेयक। 127 बार प्रयास किया गया, तब जाके 105 बार वो क्या हुआ है, सफल हुआ है, ठीक है। तो 127वें नंबर का प्रयास था, ठीक है, ये जो 105वां संविधान संशोधन है, लेकिन वो क्या हो गया, सफल हो गया। तो ये सफलतम प्रयास कौन से नंबर का था, 105वें नंबर, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट भी आपका क्या होता है, सही हो जाता है। उसके बाद 105वां संविधान संशोधन के लिए ही 105वां संविधान संशोधन करना पड़ा था, बिल्कुल सही बात है। इससे हम राष्ट्रपति को शक्ति दिए कि भाई आप बताओ ओबीसी कौन है, इसमें अपन राज्यों को शक्ति दे दिए कि भाई आप लोग निर्धारित करो कौन है। 105वां संविधान संशोधन के बाद राज्यों को ओबीसी तय करने का अधिकार मिल गया, बिल्कुल सही, राज्यों को ओबीसी तय करने का अधिकार मिल गया। तो अब ये तो भैया सभी स्टेटमेंट सही और सही उत्तर का ही चयन करने बोला, तो देखो केवल कथन एक सही है, केवल 1 2 ये, और यह उपरोक्त में सभी, तो है ना, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर डी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 102वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, इसको देखते हैं। आर्टिकल 338B, ये तो मैं आपको बता दिया गया, ठीक है। इसमें आर्टिकल 242A में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, ठीक है। किसको परिभाषित किया गया है, ओबीसी को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 366(26)(c) में भी ओबीसी के बारे में ही चर्चा की गई है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, सही। 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 338B और आर्टिकल 242A और आर्टिकल 366 में क्या किया गया था, परिवर्तन किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, ठीक है। आपको पहले तो ये पता रहना चाहिए अनुच्छेद या आर्टिकल 21A है क्या। 21A है फंडामेंटल राइट, क्या है, एक प्रकार का फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 21 था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो आर्टिकल 21 था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया, और उसके लिए क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 पास किया गया। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से हम क्या किए, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A जोड़े, ठीक है। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 में हम चेंज लाए, और 0 से 6 वर्ष की शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है, जोड़े। और फंडामेंटल ड्यूटीज में हम क्या जोड़े, 11वां
फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े, और उसमें क्या जोड़े, माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दे, शिक्षा दे। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात यहाँ की गई थी, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात यहाँ की गई थी, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात यहाँ की गई थी। ठीक है, चले आगे बढ़े। इसका आंसर क्या होगा, 2002। पूरे भारत को शिक्षा का अधिकार कब मिल पाया, 2009 में। ठीक है, लेकिन संविधान में अब कब ऐड कर दिए थे, 2002 में, संशोधन के माध्यम से। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं 1950 का लोक प्रतिनिधि अधिनियम, ठीक है, चुनाव की संचालन और चुनाव के से संबंधित अपराधों, लाइट गोल हो गई भाइयों।